Assalamu alaikum. I hope everyone is fine. This is Saif Ahmed, your physics teacher, and I welcome you all again to my YouTube channel Phycraft. So students, last time हमने पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स को डिस्कस किया था. मैं जल्दी से कंडीशन को समराइज कर देता हूं कि जब हमने एक सिंगल स्प्रिंग लगाया, इसके साथ लोड लगाया, तो हमने देखा ये जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है ये वन ब्लॉक की प्रोड्यूस हो रही है. क्लियर. लेकिन जैसे ही मैंने इसी स्प्रिंग के साथ एक स्प्रिंग सीरीज में अटैच किया तो हमने देखा कि इस टाइम एक्सटेंशन जो है वो ज़्यादा हो गई है. और इसी स्प्रिंग को जब हमने पैरेलल की फॉर्म में कनेक्ट किया और जब एक लोड हमने हैंग किया तो हमने देखा कि सबसे लीस्ट एक्सटेंशन इस टाइम प्रोड्यूस हुई है. आई होप सो कि अगर आपको पिछला लेक्चर आपने देखा है तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे. तो अब चलते हैं हम दोबारा से एक दफ़ा मैथमेटिकली इस चीज़ को डील करने. हालांकि ये लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं, एक दफ़ा दोबारा से रिदम बना लेते हैं. जब हमने स्टूडेंट सिंगल स्प्रिंग लिया तो हमने देखा कि जब हम इसके साथ लोड को हैंग करते हैं और लोड कितना है 10 न्यूटन, तो टेंशन स्टूडेंट्स कितनी हुई 10 न्यूटन अगेन. अब जब यहाँ से हमने एक्सटेंशन की वैल्यू को फाइंड आउट किया तो हमें 2 सेंटीमीटर मिला. और यहाँ पे जो के की वैल्यू है वो हमें स्टेटमेंट के अंदर गिवन थी. नोट्स आपने इस फॉर्म में बनाने हैं जैसे मैं अब स्लाइड्स को स्टार्ट कर रहा हूँ. क्लियर. सो रेड कलर में जो लाइन लिखी है इस पे जरा गौर कीजिएगा. दैट्स मीन द अंडर द एप्लीकेशन ऑफ 10 न्यूटन फोर्स द स्प्रिंग विल एक्सटेंड अप टू 2 सेंटीमीटर. आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा. ये चीजें आपने नोट्स में ऐड करनी है. ठीक है. सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या चीज आपने देखी थी स्टूडेंट्स कि जितना आप यहाँ पे लोड अप्लाई करते हो वो इक्वल अमाउंट में आइडेंटिकल स्प्रिंग्स में शेयर हो जाता है. दैट्स मीन अगर 2 स्प्रिंग्स हैं तो 10 को डिवाइड कर दो 2 से. अगर हुए 4 स्प्रिंग्स तो 10 को डिवाइड कर दो 4 से. अगर 5 हुए तो 10 को डिवाइड कर दो 5 से. दैट्स मीन इक्वल अमाउंट में जो लोड है वो शेयर होगा पैरेलल के केस में. ये बात आपने भूलनी नहीं है. क्लियर हो गया. तो इससे जो आपने एक्सटेंशन निकाली, एक्सटेंशन कितनी थी, इसमें भी कितनी प्रोड्यूस हो रही है 1 सेंटीमीटर और इस स्प्रिंग में भी कितनी प्रोड्यूस हो रही है 1 सेंटीमीटर. तो जब दोनों मिल के एक्सटेंड होते हैं स्टूडेंट्स तो आप देखते हो कि वो जो एक्सटेंशन है वो थोड़ी सी कम हुई है एज कंपेयर टू द सिंगल स्प्रिंग एंड एज कंपेयर टू द सीरीज स्प्रिंग. क्लियर. सो अब आप ये लाइन लिख दो कि लेसर द टेंशन, जितनी टेंशन कम होगी लेसर विल बी द एक्सटेंशन इन बोथ स्प्रिंग्स. टेंशन कम हुई ना, 10 न्यूटन से कितनी हो गई 5 न्यूटन. 5 न्यूटन. इससे क्या हुआ लेसर द एक्सटेंशन ग्रेटर विल बी द कंबाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट. दैट्स मीन पैरेलल के केस में जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो इंक्रीज हो जाता है. दैट्स मीन अंडर द एप्लीकेशन ऑफ 10 न्यूटन फोर्स इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन दिस स्प्रिंग विल एक्सटेंड अप टू 1 सेंटीमीटर. नोट्स में लिख लीजिएगा. क्लियर स्टूडेंट्स. ओके जी. नेक्स्ट स्लाइड. सीरीज में देखा. सीरीज में हमने क्या देखा कि जो टेंशन है, ये जो वेट है, ये यहाँ पे भी सेम अमाउंट में इफेक्ट करता है, यहाँ पे भी सेम अमाउंट में अपीयर होता है. दैट्स मीन अगर ये 10 न्यूटन है स्टूडेंट्स तो यहाँ पे भी कितना जाएगा 10 न्यूटन. यहाँ पे भी कितना जाएगा 10 न्यूटन. तो ओवरऑल कितना हो गया 20 न्यूटन. और इसी की वजह से जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई वो फिर कितनी प्रोड्यूस हुई 4 सेंटीमीटर. क्यों? क्योंकि ये वाला जो स्प्रिंग था इसने कितनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस की 2 सेंटीमीटर. इसने कितनी प्रोड्यूस की 2 सेंटीमीटर. सो व्हेन यू ऐड बोथ द वैल्यूज ऑफ एक्सटेंशन यू गेट 4 सेंटीमीटर. सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन tension remain the same. It will be equal to weight across each spring. So extension of both the spring will be added. Hence the total extension in the series combination increases. तो ये सारी बातें वही लिखी हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में इस इफेक्ट को आई होप सो के डिस्कस किया और आपको समझ भी आ गए थे. क्लियर. रेड लाइंस देख लीजिएगा. दैट्स मीन अंडर द एप्लीकेशन ऑफ 10 न्यूटन फोर्स एक्सटेंशन कितनी प्रोड्यूस होगी 4 सेंटीमीटर प्रोड्यूस होगी. ये भी सेम कॉन्सेप्ट है. ये चीज़ अभी आपके सिलेबस में इंक्लूड तो नहीं है जिसमें ये स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालना, सॉरी यस स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालना इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट. दैट्स मीन कंबाइन इफेक्ट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट कि यहाँ पे कितना प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे कितना प्रोड्यूस हो रहा है. सो ये ए लेवल में इंशाल्लाह आप लोग जाके देख लेंगे. आईजी के लेवल में आपको आइडेंटिकल स्प्रिंग्स आएंगे. ए लेवल में जाके आपके जो स्प्रिंग्स हैं उनको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा. मतलब एक स्प्रिंग ज़्यादा, थोड़ा सा के की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी एक ही स्प्रिंग की वैल्यू कम होगी. लेकिन यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम आइडेंटिकल स्प्रिंग्स ले रहे हैं. तो फिर आप वहाँ पे ये फार्मूलाज लगा के इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे. क्लियर. अभी फिलहाल पास्ट पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें ये जो फार्मूलाज हैं ये यूज़ हो. ठीक है. सो जी ग्राफिकल अप्रोच क्या ग्राफ बताता है
हम आसान करते हैं। तो सिंगल स्प्रिंग की बात की हमने, क्या हुआ सिंगल स्प्रिंग में, 10 न्यूटन फोर्स, एक्सटेंशन कितनी, 2 सेंटीमीटर, इजी। तो स्टूडेंट्स येलो वाली लाइन को देखिएगा, जब आप इस येलो वाली लाइन को देखते हो तो 2 सेंटीमीटर पे जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है, सॉरी 10 न्यूटन लोड पे जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी हो रही है, क्लियर, 2 सेंटीमीटर हो रही है। जब हमने सीरीज में देखा, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज स्प्रिंग्स कॉम्बिनेशन, तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि जो आपके पास वैल्यू है, ध्यान से देखिएगा, 10 न्यूटन ही लोड आपने अप्लाई किया है, लेकिन इस बार जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है वो कितनी हुई है, 4 सेंटीमीटर, इजी। सो यहां देखिएगा 10 न्यूटन फोर्स, एक्सटेंशन कितनी, दिस वन इज 4, सो 10 4, दैट्स मीन 10 न्यूटन लोड अप्लाई करोगे, सीरीज में 4 सेंटीमीटर एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी। आई होप सो कि चीजें आपके लिए आसान हो रही होंगी। Number 1, number 2 and number 3 is parallel spring, okay sorry, parallel spring combination। पैरेलल स्प्रिंग कॉम्बिनेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, स्लाइड्स या नोट्स खोल के देख लीजिएगा, बैक करके देख लीजिएगा, 10 न्यूटन अप्लाइड की, एक्सटेंशन कितनी प्रोड्यूस हुई कंबाइन, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एक स्प्रिंग में, पैरेलल में 1 सेंटीमीटर पैरेलल के दूसरे स्प्रिंग में, इजी। सो 1 सेंटीमीटर एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है, कब, जब लोड आपका है 10 न्यूटन है, क्लियर। तो स्लोप किसकी ज्यादा होती है, जिसकी के की वैल्यू ज्यादा होती है, और के की वैल्यू किस में ज्यादा होती है, पैरेलल में ज्यादा होती है, इजी। और स्लोप किसकी कम होती है, जिसमें स्प्रिंग की वैल्यू सबसे कम होती है, ठीक हो गया। सो के की वैल्यू, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है एक्सटेंशन के, दैट्स मीन पैरेलल में एक्सटेंशन प्रोड्यूस करना, स्प्रिंग को इलोंगेट करना सबसे मुश्किल काम है, सीरीज में क्या है, इजी काम है, खींचोगे दोनों स्प्रिंग पे इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगी और जो डोर है वो ओपन हो जाएगा। सॉरी। ओके जी, स्टार्ट कर रहे हैं हम एक P4 का क्वेश्चन, ताकि आपको इसको अप्लाई करना आ जाए। आई होप सो कि ये चीज अंडरस्टैंड हो जाएगी आपके लिए। ओके जी, इसको पढ़िए जरा। फिगर 2.1 इज द एक्सटेंशन लोड ग्राफ फॉर अ लाइट स्प्रिंग। कहता है स्टेट द रेंज ऑफ लोड्स फॉर विच द एस ओबेज हुक्स लॉ। तो जो एस है वो हुक्स लॉ को कहाँ तक ओबे करता है, जहां तक लाइन स्ट्रेट रहती है, जस्ट बिकॉज कि एफ इज डायरेक्टली पोर्शन टू एक्सटेंशन। अब ये डायरेक्टली पोर्शन की जो ग्राफ की लाइन होती है हमेशा ओरिजिन से पास होती है और स्ट्रेट लाइन होती है, तो जहां से बेंड होगी उससे पहले पहले हमने हुक्स लॉ को कंसीडर कर लेना है। क्लियर हो गया। सो अगर आप बेटा देखो तो मेरे ख्याल से ये 8 न्यूटन की ये वाली जो लाइन है यहां तक बेहतर है, हम सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइन जो है वो स्ट्रेट रह रही है। और इसी तरह इसको यहाँ से भी मिला देते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि अगर नेक्स्ट पार्ट में वो हमसे कुछ पूछे तो हम बड़ी आसानी से उसको बता सकें, इजी। सो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जीरो न्यूटन से स्टार्ट हो रही है, भी आप कह सकते हो। कहाँ तक जा रही है 8 न्यूटन तक जा रही है। क्लियर। यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम फिगर 2.1 डिटरमाइन द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ व्हाट, और स्प्रिंग एस। क्लियर। सो अब अगेन यहाँ देखिएगा एक्सटेंशन की वैल्यू आपके पास कितनी है, लोड कितना हो गया, दिस वन। सो यू कैन यूज द फार्मूला के इज इक्वल टू एफ ओवर ई। व्हाट इज लोड, इट्स 8 न्यूटन। आपकी मर्जी है, आप 6 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 3 भी 2 भी ले सकते हैं, मर्जी है, जैसे मर्जी आप कर लीजिए। यहाँ पे क्या है 10 11 12 13 14 एंड 15। सो 8 डिवाइडेड बाय 15 हो गया। और अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं चेक कर लेता हूँ कैलकुलेटर में, वैसे आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। F इज इक्वल टू के ई, और जब आपने किए ठीक है तो 8 डिवाइडेड बाय 15, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 0.553 आ रहा है। क्लियर। 0.5 न्यूटन पर सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, ठीक है। आई होप सो कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, और यही इसका आंसर लिखा है 0. ये चेक कर लीजिए, ठीक है, आंसर मार्किंग स्कीम में चेक कर लें।
सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो बात कुछ और हो जाएगी, ठीक है, मतलब पॉइंट्स में आंसर नहीं आएगा, 53 समथिंग आ जाएगा। ओके जी बेटा, सेकंड स्प्रिंग आइडेंटिकल टू स्प्रिंग एस, ठीक है, द टू स्प्रिंग्स आर अटैच्ड टू अ रॉड, ओके, अ लोड ऑफ 4 न्यूटन, ये छोटा सी बेटा वैल्यू दी हुई है, लोड कितना है, F इज इक्वल टू 4 न्यूटन। अब जरा जाग के रहिएगा, शाबाश शाबाश शाबाश, ये बेटा क्या है, ये 4 न्यूटन है, तो 4 न्यूटन कहाँ कहाँ जाएगा, यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, तो 4 न्यूटन इधर भी अप्लाई हुआ, 4 न्यूटन यहां पे भी अप्लाई हुआ, इजी। अब चेक करते हैं हम ग्राफ से कि 4 न्यूटन में हमें एक्सटेंशन की वैल्यू क्या देगा, क्लियर, जो कि हमने इस पार्ट में फाइंड आउट करना है, ऊपर वाला पार्ट हम बाद में कर लेते हैं, पहले एक्सटेंशन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सो अगर हम इस ग्राफ से 4 न्यूटन पे एक्सटेंशन की वैल्यू देखें, ज़रा ध्यान से अगेन फोकस कीजिएगा, क्योंकि ग्राफ के क्वेश्चन है ये कुछ बच्चों के डिफ़िकल्ट लगते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगेन बेटा 4 न्यूटन पे लाइन लगाएंगे हम, ओके, और इसी को हम यहाँ पे आके यहाँ पे इंटरसेक्ट कर देंगे, क्लियर। सो ये कितना हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और 7 और 8 लाइन के दरमियान है हमारी लाइन, तो दैट्स मीन वी कैन कंसीडर 7.5 सेंटीमीटर, इजी। अब स्टूडेंट्स वापस चलते हैं, अगर 4 न्यूटन हम हैंग करेंगे तो इस स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन आ रही है, जो एक्सटेंशन आ रही है वो कितनी आ रही है स्टूडेंट, 7.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कितनी आ रही है, यहाँ भी 7.5 आ रही है, तो टोटल कितनी हुई, शाबाश, एक्सीलेंट, गुड, E2 इज इक्वल टू E1 प्लस E2, दोनों को ऐड कर दें तो बेटा क्या आ जाएगी, 7.5 प्लस 7.5, आई होप सो इट्स आ जाएगी 15 सेंटीमीटर, आपका आंसर आ जाएगा। तो बस मैं इसीलिए ये क्वेश्चन करवाया है ताकि ये जो सीरीज का जो कम्बिनेशन बना है आपको ये कॉन्सेप्ट भूले ना, ठीक है, इजी हो गया। सो स्टेट द नेम ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन टू स्प्रिंग व्हेन दे आर स्ट्रेच, ओके जी, कौन सी एनर्जी होगी, वैसे तो हमने एनर्जी का टॉपिक अभी पढ़ा नहीं है, वर्क एनर्जी, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपके पास स्टोर होगी, इजी। तो ये देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, अगेन इसके आंसर्स को मैच कर लीजिएगा, आई होप सो के आंसर्स ठीक होंगे, प्लस ओके लास्ट वाला रहता है, ठीक है, द लोड इज केयरफुली इंक्रीज टू 6 न्यूटन इन टोटल, लोड को इंक्रीज किया गया कहां से कहां तक, 6 न्यूटन तक, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस मूव बाय द लोड टू द न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन एज द लोड इंक्रीजेस फ्रॉम 4 न्यूटन टू 6 न्यूटन, दोबारा देख लें, लोड इज केयरफुली इंक्रीज टू 6 न्यूटन, पहले कितना था 4 न्यूटन, अब कितना हो गया 6 न्यूटन, इजी। सो जब ये 6 न्यूटन होगा तो फिर आपके पास क्या अप्रोच आएगी, अब आपने इस चीज को जरा ध्यान से देखना है, डिस्टेंस मूव बाय द लोड टू द न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन एज द लोड इंक्रीजेस, तो 4 से कहां जा रहा है, 6 पे जा रहा है, क्लियर हो गया। सो अगर आप 4 से 6 पे जा रहे हैं दैट्स मीन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, अगर आप 6 माइनस 4 करें, सॉरी 6 माइनस 4 करें तो क्या आंसर आ रहा है, 2 न्यूटन आंसर आ रहा है, इजी। सो अब जरा ध्यान से देखिएगा तो 2 न्यूटन पे हमें क्या मिल रही है, एक्सटेंशन क्या मिल रही है, ध्यान से देखिएगा, अगेन ये 2 न्यूटन बेटा आ गया, और ये यहाँ पे ये आ गई, ये लाइन आ गई, ठीक है। सो 0 1 2 3 4, सो 4 सेंटीमीटर आ रही है एक्सटेंशन। तो अगर आप इस लोड को अब क्या कर रहे हो, 4 से क्या कर दिया आपने, यहाँ पे 2 और हैंग कर दिया, एक और हैंग किया, एक और हैंग किया, अब कितना हो गया 6 न्यूटन हो गया, इजी। तो इस अब बेसिकली पहले 4 न्यूटन, तो पहले 7.5 था, अब एक्सटेंशन कितनी आ रही है, अभी मैंने लास्ट ये पिछली स्लाइड में आपको दिखाई, अब कितनी आ रही है 4 सेंटीमीटर आएगी, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गया, तो 4 + 4 अगेन कितनी बन जाएगी, 8 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा, क्लियर, ठीक हो गया। ये 7.5 भी आंसर आ गया, देख ये ग्राफ को जरा अपनी मर्जी से मैच कर लीजिएगा, आई होप सो कि आपको समझ आ जाएगा। दोबारा देख लें इस ग्राफ को, मार्किंग सी में 7.5 है, 7.5 ही होगा, देखें ना ये पूरा कंप्लीट टच नहीं हो रहा, ये यहाँ पे ये देखो टच हो चुका है, अब जब इधर लाओगे आप, ठीक है, सो अब दोबारा गिन लें, 0 1 2 3 एंड 3.5, ठीक है। तो अगर आपका आंसर इन मिड आएगा 3.5 ले लो, या 3.5 से 4 के दरमियान कोई भी वैल्यू ले लो, तो आपका आंसर
करेक्ट माना जाएगा, लेकिन आपने मेथड प्रॉपर शो कर देना है। क्लियर हो गया? मैं मेथड को दोबारा मेंशन कर रहा हूँ ताकि कुछ बच्चे गलत ना कर दें। दोबारा देखिएगा प्लीज़। ओके, सो आप क्या कर रहे हो, लोड निकाल रहे हो। ठीक है, तो लोड कितना है आपके पास, 6 - 4 एंड इट्स 2 न्यूटन। सो F इज इक्वल टू 2 न्यूटन। जब आपने 2 न्यूटन पे वैल्यू ग्राफ में चेक की स्टूडेंट्स, तो वो आ रही थी, एक्सटेंशन आ रही थी, चले हम 4 ही ले लेते हैं, 4 सेंटीमीटर या 3.8 आ रही थी, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, सो लेट्स सपोज करें 3.5 सेंटीमीटर आ रही थी, 3.6 आ रही थी, 3. अब चूंकि ये सीरीज में लगे हुए हैं, लिहाजा सीरीज में एक्सटेंशन जो है वो दोनों स्प्रिंग में सेम आती है। ठीक है, E1 में भी E2 में भी। तो आप क्या करते हो, E टोटल निकालने के लिए E1 प्लस E2 आप ऐड करते हो। तो जब आप ऐड करते हो तो आपके पास अप्रॉक्सीमेट बन जाता है, ये कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा। ठीक है, 7 बन गया, 8 बन गया, 4 लोगे तो 8 बन जाएगा, ये आपकी अपनी मर्जी है। इजी। तो आपने चेक किया कि 2 न्यूटन पे जो एक्सटेंशन आ रही है वो कितनी आ रही है, 7 आ रही है। अगर इनको रिमूव करके आप 3.2 ले लें, ग्राफ को दोबारा ध्यान से देखिएगा, मिल जाएगा। ईजी नहीं, ईजी है बेटा, सॉरी, मुश्किल नहीं है। तो अभी मैंने 3.5 ली थी, आप 3.7 ले लें। तो 3.5 से 4 के दरमियान आप कोई भी वैल्यू लेगा तो आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा, लेकिन मेथड शो कर दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक आ रहा है। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी 7.5 से कितना अप्रोच करेगा, 8 सेंटीमीटर पे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जरा जल्दी से। स्टेट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मे बी चेंज बाय द एक्शन ऑफ फोर्सेस। ओके जी, 2 प्रॉपर्टीज, तो क्या क्या चेंज होती है, शेप चेंज होती है, और क्या चेंज होते हैं, साइज चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है। वॉल्यूम चेंज होगा तो डेंसिटी चेंज हो सकता है, स्पीड उसमें इंक्रीज हो सकती है, क्लियर, एक्सेलरेशन आ सकता है, काइनेटिक एनर्जी आ सकती है, ढेर सारी बातें आप लिख सकते हो कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। सो सॉरी, अ चेस्ट एक्सपैंडर इज अ पीस ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, और सारी उसने वैल्यूज बता दी, और अब वो बताता है यहां पे ये देखिएगा, स्प्रिंग्स कितने लगे हुए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो आपने पैरेलल में कितने स्प्रिंग को अटैच कर दिया है, 5 स्प्रिंग्स को अटैच कर दिया है स्टूडेंट्स। क्लियर? 2 athletes are stretching the chest expander by pulling on 2 handles in the opposite direction. The spring obeys the Hooke's law. Explain what is meant by, तो ये इसमें बेटा कोई पुरानी कहानी लिख लीजिएगा। F is directly proportional to extension। हालांकि 2 मार्क्स का, तो इसमें और डिटेल्स आपको चाहिए होंगे, आप प्रॉपर एक्सप्लेन कर दोगे कि within the elastic limit when you applied the load that must be equal to, or that must be proportion to the extension that is produced in the spring. Clear? Each athlete pulled the handle towards himself with a force of 1300 Newton. जी, कितनी फोर्स आ रही है, 1300। क्या फाइंड आउट करनी है, स्टेट द टेंशन इन द ईच स्प्रिंग। हर स्प्रिंग में टेंशन कितनी होगी। क्लियर? यहां देखिए कितनी फोर्स लगा रहे हो, 1300 न्यूटन। ठीक हो गया, यहां पे भी 1300, यहां पे भी 1300, दोनों फोर्स लगा रहे हैं। इजी, क्लियर हो गया? तो एक्सटेंशन कितनी प्रोड्यूस होगी। ओके, अब जरा ध्यान से देखिएगा, जो लोड, जो फोर्स होती है वो पैरेलल में स्प्रिंग्स में डिवाइड हो जाती है। दैट्स मीन अगर आइडेंटिकल स्प्रिंग हैं, 5 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं, देन यू हैव टू डिवाइड 1300 डिवाइडेड बाय 5, और आपका आंसर क्या आता है। अगर आप इस आंसर को चेक करें, कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं जल्दी से। ओके, 1300 डिवाइड कर लें स्टूडेंट्स 5 से, तो आपका जो आंसर आ रहा है, ये कितना आंसर आ रहा है, 260 आंसर आ रहा है। 260 न्यूटन। द चेस्ट एक्सपेंडर स्ट्रेचेस एंड ईच स्प्रिंग इज नाउ 0.94। ओके, तो पहले एक्सटेंशन कितनी थी, हम वो चेक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले एक्सटेंशन थी दिस वन, ये एक्सटेंशन थी E1, अब कितनी है, 0.94। सो व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज नाउ 260 न्यूटन। लोड टेंशन वेट सारी बातें एक ही हैं। ठीक है, ओके, E1 कितनी है, सॉरी E1 है 0.63 मीटर। ओके, E2 कितना है स्टूडेंट, 0.94 मीटर। क्या फाइंड आउट करना है, K की वैल्यू। सो K इज इक्वल टू F ओवर E। सो 260 डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर गया, लेंथ है ये, L1 है, L2 एक्सटेंशन नहीं है, लेंथ है, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मिस्टेक नहीं कीजिएगा जल्दी में, ये लॉन्ग लिखा हुआ है, लेंथ है, दैट्स मीन ये लेंथ है। क्लियर? सो एक्सटेंशन क्या होती है, L2 माइनस L1 इज इक्वल टू एक्सटेंशन। ठीक हो गया? सो 260 डिवाइडेड बाय,
0.94 minus 0.63, and what's the answer? It's, I guess, 839 Newton per meter. Easy. State the energy changes take place in the two athlete use their muscle to stretch. Okay, तो मसल्स में कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। जो भी आप खाना खा रहे हो, मेटाबॉलिज्म के रिएक्शन के थ्रू आपकी बॉडी में स्टोर हो रहा है, आपके मसल्स में स्टोर हो रहा है, और यही फिर आप यूटिलाइज करते हो इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? और एक्सपैंड हो रहा है तो फिर कौन सी, यही किस में कन्वर्ट हो रही है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। ये पास्ट पेपर के क्वेश्चन एक दफ़ा खुद ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो देन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करेंगे फोर्सेस का, जिसमें हम न्यूटन के लॉज को डिस्कस करेंगे, टेंशन को डिस्कस करेंगे, फ्रिक्शन को डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि वो भी आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।